जय महादेव दर्शकों। आज दर्शकों हम आपके साथ बात करने वाले हैं राहु और केतु किस प्रकार ये फल देते हैं, क्यों इन्हें पाप ग्रह कहा जाता है और इनके बारे में भविष्यवाणी करने के पहले हमें किन किन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए। आप अधिकांशतः देखते होंगे कि राहु और केतु के बारे में जब भी बात किया जाता है तो सदैव और सदैव ही नकारात्मकता का बोध होता है, अर्थात हर स्थिति में राहु और केतु को लगभग नकारात्मक माना जाता है। कभी कभी तो यह स्थिति भी होती है कि बहुत सारे ज्योतिषी गण संपूर्ण जीवन को ही इन्हीं का आधार मान लेते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जैसे पूर्व जन्म से इस जन्म तक का सब कुछ राहु और केतु को ही मानते हैं। तो हम किसी के बारे में कुछ कहने के अतिरिक्त कुछ कहने के लिए जो है वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन क्या कहा कौन क्या नहीं कहा, लेकिन हम लोग इसके वैदिक एवं वैज्ञानिक तथ्यों की परीक्षा करेंगे। और ये बड़ा जरूरी है कि आप भारतीय ज्योतिष को वास्तव में तभी समझ सकते हैं जब आप उसकी वैज्ञानिकता को समझें। राहु पापाग्रह है, यहाँ बैठा तो ये नुकसान, वहां बैठा तो वो नुकसान, कभी काल सर्प के नाम पे, कभी फला के नाम पे, ये सब जो है वो ठीक है, वो आप अपनी दुकान चला सकते हैं, बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, खूब व्यूज आ सकते हैं, आप खुद को बेच सकते हैं ज्योतिष को, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। ज्योतिष का मूल धर्म ही जन कल्याण है। तो और इस पे जो है वो बात ना करके हम सीधे विषय पे आते हैं। ज्योतिष के सभी जिज्ञासुओं को ये पता होगा कि राहु और केतु वास्तव में ग्रह की श्रेणी में ये नहीं आते हैं। जिन्हें नहीं पता है वो भी ध्यान से सुने कि राहु और केतु कदापि और कदापि ग्रह की श्रेणी में नहीं आते। इन्हें छाया ग्रह के रूप में मनीषियों ने बताया है। ये छाया ग्रह क्यों हैं, क्यों कहे जाते हैं, ये क्यों इतने महत्वपूर्ण हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। पहले यह तथ्य आपको समझना पड़ेगा कि राहु और केतु क्यों महत्वपूर्ण समझे कहे गए मनीषियों के द्वारा। तो इसे समझने के लिए आपको सिर्फ दो टर्मिनोलॉजी जाननी होगी। अगर इसकी वैज्ञानिकता में जाना चाहते हैं आप तो पहली टर्मिनोलॉजी एस्ट्रोनॉमी की है इक्लिप्टिक, जिसे आभासीय मार्ग जो है कहा जाता है सूर्य का, यानी अपरेंट पाथ ऑफ सन इन स्काई इज नोन एज इक्लिप्टिक। सूर्य के आभासीय कक्षा को के मार्ग को हम इक्लिप्टिक कहते हैं। और दूसरा चंद्रमा का मार्ग, चंद्रमा जो परिक्रमण करता है उसका मार्ग। होता क्या है दर्शकों, सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा को चंद्रमा की कक्षा जहां काटती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में उसका तो अपना ऑर्बिट है, सूर्य का, मून का अपना ऑर्बिट है, तो बहुत अंतर है दोनों में। बट ये एक फैक्चुअली नहीं काटते, बट अपैरेंटली दिखाई देते हैं जिन दो बिंदुओं पे। टॉप पॉइंट इज नोन एज राहु, ऊपरी बिंदु जहां वो काटते हुए प्रतीत होते हैं उसे राहु कहते हैं, और निचला बिंदु जिसे काटता हुआ प्रतीत होता है वो केतु कहलाता है। तो इससे दो बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। पहली बात ये कि सूर्य संपूर्ण जीवात्मा का जो है वो मूल है। कहा गया है कि सूर्य आत्मा जगतस्थ चक्षु, यानी सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। एक तो ये दोनों ही ग्रह सूर्य के मार्ग पर ग्रहण करते हैं, पहला। दूसरा महत्वपूर्ण ज्योतिष में चंद्रमा होता है।
सूर्य और चंद्रमा ये ज्योतिष के सर्वाधिक दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं और ये चंद्रमा के मार्ग को भी दूषित करता है। सूर्य जहां आत्मा है, चंद्रमा वहीं मन है। अर्थात राहु और केतु की नकारात्मक अवस्था से आपकी मानसिक स्थिति से लेके आत्मिक स्थिति तक दूषित हो सकती है। इसीलिए मनीषियों ने इन्हें ग्रह की श्रेणी में न रखते हुए भी इनके द्वारा उत्पन्न जितनी भी नकारात्मकता है या कहीं कहीं ये जो शुभ परिणाम दे सकते हैं वह स्पष्ट कर दिया है। लेकिन इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि यही संपूर्ण ज्योतिष है। यदि ये इतने महत्वपूर्ण होते तो निश्चित रूप से इनका अपना कोई स्वभाव होता, इनका अपना कोई गुण होता, इनकी अपनी कारकता होती। लेकिन ज्योतिष में राहु और केतु न ही किसी राशि के स्वामी होते हैं, न ही इनका कोई स्वतंत्र गुणधर्म होता है और न ही यह आपके जीवन के किसी भी स्थिति के कारक होते हैं। न आपके सर के कारक हैं, न संतान के कारक हैं, न बुद्धि के कारक हैं, न पत्नी के कारक हैं, न धर्म के कारक हैं, न भाग्य के कारक हैं, न लक्ष्मी के कारक हैं, कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। अब इसको थोड़ा सा ज्योतिषीय पक्ष पे जब आप आएंगे तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसके महानता इनको क्यों जो है नकारात्मकता में प्रदान की गई, वह इसलिए कि यह दो छाया ग्रह आपके आत्मा के साथ साथ आपके मन को भी दूषित करने की क्षमता रखते हैं। और यदि सौर मंडल में आप थोड़ा सा ब्रह्मांड की कल्पना करें या आप सीधे आपने ही देखिए कि आप कोई सफेद कमीज पहने हुए हैं, बहुत सुंदर, लेकिन अगर छोटा सा काला दाग हो तो सफेद न दिख के काला ही दिखेगा। यही इनका सर्व गुणधर्म है। अब इसे आप ज्योतिषीय भाषा में कैसे परिभाषित करेंगे, इसे भी ध्यान देना है। सावधानी से आप समझ लीजिए। हम अगले एपिसोड में, ये एपिसोड बड़ा ना हो जाए, इसीलिए हम अगले एपिसोड में राहु के प्रत्येक भाव में उपस्थित होना और केतु के प्रत्येक भाव में उपस्थित होने का फल कहने की पूरी चेष्टा करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे, जिससे कि आप जो है ये मतांतरों से भिन्न होके अपने चिंतन कर पाए और वास्तविकता को खोज पाए और धारण कर पाए, जिससे कि आप राहु केतु का स्पष्ट भविष्यवाणी कर सके। ज्योतिषी पक्ष में बहुत सारे शास्त्रों में जो है वो कहानियां दी हुई हैं, कथानक बहुत सारे प्रचलित हैं, लेकिन जो सर्वाधिक हमारे भारतीय ज्योतिष में माना जाता है उसमें ये कहा गया है कि राहु और केतु, एक राहु क्या है, आप धड़ सर के ऊपरी हिस्सा माने धड़ के ऊपरी हिस्सा, गले के ऊपर का हिस्सा जो है वो राहु है और सिर्फ धड़ अर्थात चेतना शून्यता जो है वो केतु है। राहु क्या है, राहु को इंद्रियों का बोध है, राहु चिंतन कर सकता है, राहु आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है, राहु आपको अनावश्यक रूप से उत्तेजित कर सर्वस्व समाप्त कर सकता है, राहु आवश्यकता से अधिक जोखिम दिलाकर आपको सड़क पर ला सकता है यदि वह विपरीत है तो। लेकिन केतु के पास बुद्धि नहीं होती है परंतु अद्भुत ताकत होती है। जाहिर सी बात है, राहु के पास बुद्धि न होने से नकारात्मकता पाप स्वभाव में अपेक्षाकृत राहु कम हो जाता है, केतु कम हो जाता है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि शनिवत राहु कुजवत केतु। शनिवत राहु का मतलब शनि के समान लगभग फल राहु प्रदान करता है और मंगल के ही समान फल केतु प्रदान करता है। तो शनि को आप जानते ही हैं,
शनि धीमा धीमा परिणाम देता है। ठीक उसी प्रकार राहु भी है, ये हर चीज का धीरे धीमा धीमा ही परिणाम देता है और अच्छे से ज्यादा बुरा फल भी देता है। यह अलग विषय है कि विशिष्ट अवस्था में निश्चित रूप से कभी कभी यह परम राजयोग भी प्रदान करने की क्षमता रखता है, लेकिन स्वतंत्र होकर नहीं, अधीन होकर। इसके अंदर यह क्षमता नहीं है कि आपको राजा बना दे या भीख मंगा दे ना। ये जहां बैठा है उस ग्रह पर निर्भर करता है कि यह फल क्या दे रहा है। जो योग बन रहे हैं उस योग में इसकी भूमिका क्या है और कौन इसे चला रहा है, यह महत्वपूर्ण है। मान लीजिए राहु कहा गया, शास्त्र कहता है कि त्रिखड़े एकादशे राहु सर्वारिष्ट विनश्यते, तीसरे छठवें और 11वें घर का राहु सर्वाधिक जो है योगकारी होता है और आने वाली सभी बाधाओं का नाश कर देता है। लेकिन आप देखिएगा बहुत सारी कुंडलियां आपको मिलेंगी जिसके तीसरे घर में बड़ा बलवान राहु है, लेकिन वो अपने जीवन में सदैव विफल रहा। 18 साल की उसकी दशा, गोचर की दशा सारी की सारी बेकार हो गई। वहीं दूसरी तरफ किसी का नकारात्मक भाव में भी है तो भी उत्तम फल दे। वो इसलिए नहीं, मान लीजिए किसी भाव में योगकारी है, नो डाउट कि थर्ड हाउस में एनी मेलिफिक प्लैनेट posited in the third house is always taken as a beneficial planet, but कितना फल दे सकता है पॉजिटिविटी का, ये थर्ड हाउस पे डिपेंड करता है। तीसरे घर में राशि कौन सी है, तीसरे घर का अधिपति कहां बैठा हुआ है, वह किस अवस्था में है, थर्ड हाउस पे एस्पेक्ट किसका है, किसी मेलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, किसी बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, और थर्ड हाउस के सिग्निफिकेटर की पोजीशन क्या है। इतनी बातों को जब आप ध्यान पूर्वक कंक्लूड करेंगे तब आप राहु और केतु का फल कर पाएंगे। और केतु के बारे में एक बात हम और बता दें आपको कि केतु हेडलेस प्लैनेट है, तो बुद्धि उद्धि नहीं होती है उसके पास, लेकिन अदम्य ताकत होती है। जहां लगा देंगे वो लगता ही जाएगा। अपने हेडलेस होने के कारण यह जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसके स्पीड को भी कम कर देता है केतु, लेकिन एकाग्रता का सुंदरतम प्लैनेट है। परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करने में यह अद्भुत ग्रह है। मनीषियों ने यहां तक लिखा कि द्वादश भाव में केतु यदि किसी शुभग्रह से दृष्ट है अथवा शुभ अवस्था में और प्रवज्या योग बन रही है कहीं से, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति संत होगा, परम आध्यात्मिकता को प्राप्त होगा। दो दर्शकों, ये स्पष्ट आप जान लीजिए कि राहु केतु स्वतंत्र ग्रह नहीं है। पुनः बता दूं, उनका यह क्षमता ही नहीं है कि वह कुछ भी कर पाए। उनका फल कहने के पहले वह कहां बैठे हैं, किसके घर में बैठे हुए हैं, वह घर किसके प्रभाव में है, उस घर के मालिक की स्थिति क्या है, इन संपूर्ण बातों पर विचार करने के बाद ही राहु और केतु का फल आप कहिए। कभी किसी जातक को, कभी किसी जो है व्यक्ति को राहु और केतु के नाम पे मत डराइए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक और छोटे से उदाहरण से बता रहा हूं। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान है, तो आप उसे भोजन या उसका सेवा या उसकी मान मर्यादा आदर उतना ही कर सकते हैं जितनी आपकी क्षमता है। यानी गृह स्वामी के सामर्थ्य पर ही निर्भर करता है कि आए हुए मेहमान की सेवा क्या कर सकता है, या अगर वह याचक के रूप में आया है तो उसकी कितनी मदद कर सकता है। तो ये कभी मत भूलिए
कि राहु और केतु मेहमान हैं, इसीलिए यह मूल ग्रह नहीं है। ये मेहमान संबंधित घरों में संबंधित घर के स्वामियों की स्थिति के अनुरूप फल प्रदान करने के लिए बाध्य है। मुझे लगता है दर्शकों कि अब आपको राहु केतु के मौलिक उद्गम और उनके फल कहने के पहले किन किन बातों का विचार करना चाहिए यह स्पष्ट हो गया होगा। अब हम अगले वीडियो में राहु को और केतु को किस प्रकार प्रत्येक भाव में प्रेडिक्ट करना चाहिए या उनका फल समझना चाहिए, यह बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।